अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम ख़बर ख़याल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सैयद सज्जादुल हसनैन और आज हम बात करेंगे मुल्क और मुल्क से बाहर के अलावा हैदराबाद की भी जो है कुछ ख़बरों पे हम जो है तबसरा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक अहम इत्तला ये है कि हैदराबाद के चादर घाट में जो है एक डेकोरेशन के सामान वाले गोदाम में, एक बड़ा गोदाम था, उसमें भयानक आग लग गई है। तो आग के बायस जो है उस इलाके में ट्रैफिक दरहम बरहम है और कई फायर इंजन मौके पे पहुंच गए हैं। और ये आग लगी शाम के औकात में और ये आग अभी तक जो है भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सारे इलाके में धुआं भर चुका है और ट्रैफिक एडवाइज़री ये जारी की गई है कि उस जानिब जाने वाली ट्रैफिक जो है, लोग जो है वहाँ जाने को अवॉइड करें और आग पे काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वैसे भी जो है चादर घाट जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। बहरहाल जो है इस अभी तक ताहाल जो है इस भयानक जो है हादसे में किसी के मरने की खबर नहीं आई है। लेकिन अभी जो है आग पे काबू पाने का सिलसिला जारी है, जद्दोजहद जारी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुहिब आतिशज़दगी थी और किस कदर खौफनाक जो है ये आग। ज़ाहिरी बात है, जब डेकोरेशन का जो है सामान रखने के लिए गोदाम बनाया गया था तो बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे सामान रखा गया था और जो है उस सामान में आग लगने से जो है आग बहुत तेज़ी से भड़कती चली गई, जिसके नतीजे में जो है सारे इलाके में खौफ हरास पैदा हो गया था और लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। बहरहाल जो है फायर इंजन जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अब देखिए आगे की खबरें, आगे हमारी खबरों में जो है उसकी तफसील आएगी। तो बहरहाल जो है ये फौरी जो है ये एक वाक़या हुआ था, इसलिए जो है हमने सोचा कि इसकी इत्तला जो है हैदराबाद के लोगों को दे दी जाए। और फिर अगर हम सानहात की बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि जो है पुणे में एक इमारत गिरने से कैसे मासूम बच्चों की मौत हुई थी। हम ये भी देख रहे हैं कि एक जानिब हैदराबाद में बारिश की कमी की वजह से लोग दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद का एक बड़ा हिस्सा जो है ज़ेर ज़मीन पानी से जो है खाली है। मतलब एक ज़मीन में पानी ख़त्म हो चुका है, जिसके बायस लोग जो है टैंकरों से पानी मंगवाने के लिए मजबूर हैं। और ख़ास तौर पे हम पुराने शहर की अगर हम बात करें तो बंडलागुड़ा के इलाके, बारकस के इलाके, पहाड़ी शरीफ के इलाके और भी बहुत सारे जो है वहाँ के इलाकों में पानी के ज़ेर ज़मीन पानी के ख़त्म होने की जो है शिकायत की गई है। इसके अलावा हम अगर नए शहर की बात करें तो दिलसुख नगर से लेकर अमीरपेट तक, बल्कि KPH BL तक, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि निज़ामपेट तक के सारे इलाकों में जो है पानी की किल्लत की ख़बरें हैं। तो बहरहाल जो है ज़ेर ज़मीन वाटर, ज़ाहिर सी बात है शहर बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। शहर की आबादी एदाद शुमार, जो सरकारी एदाद शुमार हैं वो 1,40,00,000 बता रहे हैं, जबकि गैर सरकारी एदाद शुमार जो है शहर की आबादी को 2 करोड़ से ज़ायद बताते हैं। मतलब एक 2 करोड़ के निशाने को तजावज़ कर गई है हैदराबाद की आबादी। और इसकी सबसे बड़ी वजह बहुत बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे माइग्रेशन हो रही है नॉर्थ इंडिया से। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि यूपी बिहार से बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो है हैदराबाद मुंतकिल हो रहे हैं। और फिर हैदराबाद चूँकि एक IT हब था और तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद यहाँ पे जो है बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए गए, इंडस्ट्रीज़ कायम की गई, तेलंगाना हब बनाया गया और भी जो है बहुत। और फिर देखिए सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद में कई बैनुल-अक़वामी मेयार की यूनिवर्सिटीज़ भी कायम है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, हम मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, हम जो है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, फिर एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर की हम बात करेंगे, फिर और भी ऐसे कई इदारे हैं, बैनुल-अक़वामी मेयार के इदारे हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद में बहुत बड़े पैमाने पे लोग पढ़ने के लिए भी आते हैं, जॉब करने के लिए भी आते हैं। और फिर यहाँ IT इंडस्ट्री तो जो है एक बहुत बड़ा हब है हैदराबाद।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और फिर अमेज़न का भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दफ्तर हैदराबाद में वाक़ है। तो वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे लोग माइग्रेट करके हैदराबाद आ रहे हैं, मुंतकिल हो रहे हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पे जगह की भी किल्लत हो रही है, पानी की भी किल्लत हो रही है, और ज़मीनों की भी किल्लत हो रही है, और महंगाई भी जो है अपने अरूज पे पहुँच गई है। और ख़ास तौर पे जायदादों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, ज़मीनों की कीमतें, फ़्लैट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। बहरहाल ये एक जो है मामला है, जो एक संगीन मामला हम कह सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे हैदराबाद के लोगों के लिए पानी बहुत अशद ज़रूरत है। आज जुमा का दिन था, मस्जिदों में दुआएं की गई और अपील की गई लोगों से कि आप जो है ख़ास तौर पे नमाज इस्तिस्क़ा का अहतमाम करें और बारिश के लिए दुआ करें। देखिए, हिंदुस्तान के बहुत बड़े इलाके हमारे पड़ोस में अगर हम देखेंगे तो जो है निज़ामाबाद से लेके, वारंगल से लेके, आदिलाबाद से लेके, महाराष्ट्र के नासिक तक, पुणे तक, मुंबई तक, पूरे के पूरे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। धुआंधार बारिश, 4 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है वहाँ पे। और फिर उसके बाद अब तो ताज़ा खबर ये आई है कि यूपी में भी बारिश ने तबाहियाँ मचा दी हैं। और आगरा की ख़ास तौर पे जो है, आगरा का जो एक्सप्रेस वे था जो दिल्ली से जो है आगरा को जोड़ता था, उसमें बारिश के बाद बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, ये भी खबर जो है आ रही है। इसके अलावा बहुत बारिश ने नॉर्थ इंडिया में तबाही मचाई है। और यहाँ हैदराबाद में ख़ास तौर पे जो है तेलंगाना के कुछ इलाकों में जून का महीना ख़त्म हो गया, जुलाई का महीना भी जो है 10 दिन आ गए हैं। अब तक बारिश जैसी होनी देखिए हुई है, इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता कि हैदराबाद में बारिश हुई है, लेकिन बिल्कुल मामूली 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, या फिर कुछ वक्फे के लिए। तो इससे पानी की किल्लत दूर नहीं हुई है, बल्कि पानी का शार्टेज का जो मसला है अभी तक जो है यूँ का तुम बरकरार है। इसलिए जो है हैदराबाद में हालात ख़राब है। देखिए, अब अभी हमने जो तज़किरा किया था कि एक गोदाम में आग लग गई, उसकी बड़ी वजह ये थी कि बहुत गर्मी थी। हम देख रहे हैं कि एक तो बारिश नहीं हुई, दूसरे गर्मी का सिलसिला जारी है। गर्मी के इस शिद्दत से भी जो है आग लगती है। देखिए, अगर बारिश हो रही होती तो जो है आग का कोई ऐसा कोई गुमान नहीं था। तो बहरहाल हैदराबाद में नमाज इस्तिस्क़ा की अपीलें की जा रही हैं और बारिश के लिए दुआओं की अपीलें की जा रही हैं। तो यकीनन देखिए, अभी जो हम महकमा मौसमियात की बात करेंगे तो महकमा मौसमियात ने 14 रियासतों में अलर्ट जारी किया है और कहा है कि इन रियासतों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ख़ास तौर पे जो है बड़ी नदियों वाली रियासतों को का हवाला दिया गया है। हम अगर तारीख उठा के देखें तो गुजरात में सैलाब आते हैं, और सबसे भयानक सैलाब जो आते हैं वो बिहार के कुछ इलाकों में जहाँ से गंगा नदी गुज़रती है वहाँ पे सैलाब आते हैं। आसाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलाब की नज़र होता है, और बंगाल के भी एक बहुत बड़े हिस्से में सैलाब आते हैं जहाँ जहाँ से जो है वहाँ मतलब एक एक गोदावरी गुज़रती है। और फिर जो है हावड़ा जो हुगली, दरियाए हुगली है, दरियाए हुगली के जो है इलाके जो हैं वहाँ पे भी सैलाब बहुत आते हैं और बहुत बारिशों के नतीजे में सैलाब आते हैं। अभी हम जो खबरें देख रहे हैं, आसाम में बहुत भयानक सैलाब आया और आसाम के हज़ारों गांव पानी में डूबे हुए हैं। इसी तरीके से गुजरात में भी सूरत पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। गुजरात की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के कई अजला पानी में डूबे हुए हैं बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पे जो है जो गोदावरी नदी जो निकलती है नासिक से, वो सारे जो है इलाके पानी में डूबे हुए हैं। वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, 4 दिनों से बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया है, जिसके नतीजे में वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सूरत हाल ख़राब देखी जा रही है। अब यूपी और दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि 14 रियासतों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये था मौसम का हाल। और यकीनन देख के हमें तवक्को है कि हैदराबाद में भी और तेलंगाना में भी बारिश होगी और नफ़े बख्श बारिश होगी। मतलब है कि हम तवक्को ये करेंगे कि हैदराबाद में जो बारिश हो तबाही मचाने वाली बारिश ना हो, बल्कि नफ़ा पहुंचाने वाली बारिश हो। ऐसी बारिश जो है यहाँ पे बरसे कि यहाँ के किसान भी जो है खुशहाल हो जाएं, यहाँ की ज़मीनें भी सैराब हो जाएं और ज़ेर ज़मीन भी जो पानी की जो है जो कमी हो गई है वो उसकी भी भरपाई हो जाए। तो इसके लिए जो है
हमें जो है दुआ करनी चाहिए। तो बहरहाल ये थी बारिश की खबर। बारिश की खबर से और जो है आगे निकलते हैं, हम देखते हैं कि हमारी सियासत क्या कह रही है। तो अभी अगर इंडिया की सियासत की हम बात करें तो यहाँ पे बहस हो रही है अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले की। कांग्रेस ने तो जो है बाज़ाब्ता मुहिम छेड़ रखी है और कांग्रेस ने तो साफ तौर पे कहा है कि जो लोग राम मंदिर का चंदा नहीं छोड़ेंगे, राम मंदिर के चंदे की सारी जिम्मेदारी आरएसएस और जो है बीजेपी के ज़िम्मे थी। आरएसएस के ज़िम्मेदारान, जिसमें जो है ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट के जो सरबराह थे चंपत राय, उनके बारे में कहा जाता है कि वो आरएसएस के बहुत जो है सरगर्म कारकुन थे और आरएसएस के सरबराह से उनके करीबी ताल्लुकात थे। तो बहरहाल जो है उनकी क़यादत में जो टीम थी, पूरी टीम, तो उस टीम की जो है निगरानी में वहाँ पे करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हुई है। सोने की ईंटें लापता की गई हैं, चांदी की ईंटें लापता की गई हैं और हालात अबतर वहाँ के बताए जा रहे हैं। इतना मतलब है कि कांग्रेस ने कहा है कि हम पूरे मुल्क में जो है राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है और बीजेपी ने राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी हुई है उस मामले को दबाने के लिए कैसे बीजेपी एसआईटी के ज़रिए जो है वहाँ पे जांच करवा के मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और निचले दर्जे के मुलाजिमीन को फंसाया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने कहा है कि हम पूरे मुल्क में अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी के मसले को उठाएंगे और लोगों से कहेंगे कि जो राम के ना हो सके वो आवाम के कैसे होंगे। तो ये बीजेपी का कहना है। अभी माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस का कहना है। अभी जो है आज दोपहर में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल और जो है कांग्रेस की जो सीनियर लीडर हैं कुमारी शैलजा, उन्होंने जो है एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, और इस प्रेस माफ़ कीजिएगा उत्तराखंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उत्तराखंड के भी जो है मंदिर में बहुत बड़े पैमाने पे सोने की चोरी हुई है। तो यकीनन जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जो राम के ना हो सके वो आम के कैसे होंगे। कांग्रेस का तो साफ तौर पे कहना है। देखिए, जब आगरा एक्सप्रेस वे में गड्ढे पड़ गए, बड़े बड़े, देखिए एक्सप्रेस वे में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, खौफनाक बारिश होने के बाद एक्सप्रेस वे के जो है कई जगह से सड़क टूट गई है, कई जगह खड्डे पड़ गए हैं बड़े बड़े, और कई जगह इन खड्डों में गाड़ियां भी जो है गिर चुकी हैं। तो सड़क की सूरत हाल को मीडिया के सामने लाते हुए कांग्रेस का एक कहना है कि देखो इनका करप्शन, मंदिर में भी इनका करप्शन है, सड़क पे भी इनका करप्शन है, हर जगह इनका करप्शन है। देखिए इन्होंने जो है सड़क बनाई तो एक अभी मौसम की बारिश शुरू हुई है वहाँ पे, कि अभी मौसम की पहली बारिश ही थी कि इतनी बड़ी सड़क एक्सप्रेस वे, उसके कई जो है कई जगह से वो टूट गई सड़क और जो है गड्ढे पड़ गए सड़क में। तो ये जो है कांग्रेस जो है बताने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी का तो मंशा ही जो है धोखा देना है, वोटों की चोरी वो करते हैं। ये तो अयोध्या में राम मंदिर में चोरी करना तो इनके लिए मामूली बात है, इन्होंने वोटों की चोरी की, इन्होंने दगाबाजी की, इन्होंने लोगों को ख़रीदा, इन्होंने हाउस ट्रेडिंग की, बहुत सारे अरकान पार्लियामान को इन्होंने ख़रीदा। मगरबी बंगाल की मिसाल है उद्धव ठाकरे की जो है शिवसेना की मिसाल है। और फिर जो है कर्नाटक में भी इन्होंने जो है किस तरीके से ख़ास तौर पे जो है साबिक वज़ीर आज़म की पार्टी को कैसे जो है इन्होंने तोड़ा था और कैसे जो है इन्होंने वहाँ पे पार्टी को दफन करने का काम किया था। तो ये हवाले दे रही है कांग्रेस कि इनका काम ही 420 करना है। ये सियासत में 420 करेंगे, ये वोट की चोरी करेंगे, ये मशीनें बदलेंगे, ये रातों रात मशीनें जो है बदलने का काम करेंगे, ये लोग इक़्तिदार पे भी जो है नाजायज़ तरीके से आएंगे। अब मगरबी बंगाल के इक़्तिदार की बात की जा रही है। ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि 100 सीटों पे इन्होंने वोट की चोरी की है और 100 सीटें ममता बनर्जी की टीएमसी की 100 सीटें बीजेपी ने छीनी हैं, उसके बाद वो सरकार बना पाई, वरना तो उसका सरकार बनाना
मगरबी बंगाल में नामुमकिन था। सरकार बनने के एक हफ्ते के अंदर ही अंदर बीजेपी ने टीएमसी के 19 रुकने पाले अरकान पार्लियामान को तोड़ने का काम किया। तो कीर्ति आज़ाद जो टीएमसी के एमपी हैं, लीडर हैं, ममता बनर्जी के जो है करीबी माने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है, साबिक क्रिकेटर भी हैं, 1983 के जो है वर्ल्ड कप की टीम में वो शामिल थे कीर्ति आज़ाद, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी जिस तरीके से जो है यहाँ पे लोगों को ख़रीदने का काम कर रही है, एमपीज़ को ख़रीदने का काम कर रही है, वोटों में धांधली का काम कर रही है, लोगों को मिसगाइड कर रही है, तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने इक़्तिदार से मतलब है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि नाजायज़ तरीके से इक़्तिदार हासिल करके भी ये लोग जो है आवाम का भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि आवाम का जीना हराम करके रखा हुआ है। आप देखिए कितने इश्यूज़ हैं, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला है, महंगाई बहुत बड़ा मसला है उसके अलावा भी जो है कई मसाइल हैं, छोटी छोटी बात को लेके महंगाई आसमान पे पहुंच जाती है। आप देखिए कि जो अनाज 10 रुपये में मिलता था उसकी कीमत 20 रुपये हो गई, मतलब एक बोलने का मतलब ये है कि 100 गुना इजाफा हो गया। खुर्दनी तेल, खाने का तेल जो जो 70 रुपये में मिलता था उसकी कीमत आज 200 रुपये हो गई है लीटर पर लीटर। दूध जो पर लीटर जो है 50 रुपये में मिलता था आज उसकी कीमत 110 रुपये हो गई है। पेट्रोल जो 70 रुपये में मिलता था पर लीटर आज उसकी कीमत 120 रुपये हो गई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से लोग जो है इस मुल्क में, देखिए हम जो है सोने की बात नहीं कर रहे हैं, हम और दीगर अशिया की बात नहीं कर रहे हैं, कम अज़ कम अशियाए ज़रूरिया को तो कंट्रोल में रखा जा सकता था। पेट्रोल और डीज़ल भी अशियाए ज़रूरिया में शुमार होता है, अनाज और दालें भी अशियाए ज़रूरिया में शुमार होती हैं, और जो है उसके अलावा जो है लोगों को कैसे कैसे उलझाया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि महंगाई से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए अब उनके लिए नित नए जो है परेशानियां लागू की जा रही हैं। अब आप देखिए एसआईआर है, एसआईआर को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। 2002 का जो है में क्या आपका नाम है, अगर नहीं है तो फिर जो है आपकी मैपिंग नहीं होगी। फिर 2002 में आपका नाम है तो क्या आपका नाम सही है, नाम गलत है, ठीक है आपका नाम सही है, आपके बाप का नाम सही है। किस तरीके से पेचीदा तरीके से आपको उलझाया जा रहा है। अभी इस एसआईआर के अमल में आम आदमी परेशान है कि फिर अमित शाह का बयान आता है कि हम एनआरसी भी कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब क्या है, आम आदमी को डराया जा रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये कि पूरे मुल्क को वो चोर समझ रहे हैं, खुद तो जो है चोरी की बुनियाद पे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, और वो समझते हैं कि जो है सारा इंडिया के लोग चोर हैं। कभी जो है बांग्लादेशियों की दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी कुछ कभी जो है आसाम में गए थे वही बांग्लादेशियों की दरअंदाजी का इशू उठाया आपने, बंगाल में आए वही बांग्लादेशियों की दरअंदाजी का। आम आदमी की परेशानी का तो कभी आपने जिक्र भी नहीं किया। अफसोस का मकाम तो ये है कि झूठी फिल्मों के ज़रिए लोगों के जहनों को परागंदा करने की कोशिश की गई है मुसलसल, और की जा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से झूठी फिल्में भी बना के लोगों को जो है मुश्तइल किया जा रहा है। अभी इससे पहले आई थी कश्मीर फाइल्स, अब फिर और एक नई फिल्म रिलीज़ की जा रही है, चौहान जिसका नाम है। उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि आर्टिकल 370 ख़त्म करके अभी जो है बीजेपी का दिल नहीं भरा है। वो चाहती है कि कश्मीर के लोगों के ज़ख्म फिर से कुरेदे जाएं, और चौहान फिल्म के ज़रिए वो यही जो है काम करने वाले हैं। कश्मीर के लोग जो है बहुत परेशान है। मतलब ये कि आप हर वो काम ऐसा करेंगे जिससे आम आदमी परेशान हो जाए, जिससे आम आदमी जो है अपनी जो बुनियादी उलझने, हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है 2 वक्त की रोटी के लिए, हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, हर आदमी परेशान है, और हर आदमी इस बात को लेकर नाला है कि आखिर इस तरह के नामसाइद हालात से निकला कैसे जाए।
कैसे जो है हम रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करें, कैसे हम 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करें, कैसे हम जो है घर के चूल्हे जो है जलाए रखें, इसमें आदमी परेशान है। और फिर इन लोगों को जो है आपने जो है एक नई उलझन में उलझा के छोड़ दिया। आपको तो टाइम पास लग रहा है, आपको तो लगता है कि इसी तरीके से शरंगेज़ी करते रहो। इतनी शरंगेज़ी और इतनी नफ़रत फैलाने के बावजूद बीजेपी को वोट चोरी का सहारा लेना पड़ता है, धांधलियों का सहारा लेना पड़ता है, एसआईआर का सहारा लेना पड़ता है, लोगों को तोड़ना पड़ता है, लोगों को जो है खरीदना पड़ता है। तो आप बताइए, इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। कीर्ति आज़ाद तो दो टोक अंदाज में कह रहे हैं कि किसी को सीबीआई के जो है डराया गया, किसी को ईडी से डराया गया, किसी को पैसों का ऑफ़र किया गया, किसी को 5 करोड़ दिए गए, किसी को 10 करोड़ दिए गए। जो जैसे जो है इनके जाल में फंसता, जो जैसे बारगेनिंग में आ जाता, उसके साथ वैसी बारगेनिंग की गई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस नौइयत की राजनीति आज हमारे मुल्क की हो गई है। देखिए, कांग्रेस बार बार कह रही है कि बीजेपी के इस रवैये ने हमारी जमहूरियत को संगीन ख़तरे से दो चार कर दिया है, और जमहूरियत को इस संगीन ख़तरे से निकालने के लिए हमको पूरी कुव्वत से बीजेपी को इस तरह के करप्शन से, इस तरह की धांधलियों से, इस तरह की जो है गैर कानूनी हरकतों से रोकना होगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कह चुके हैं। हम रोज़ देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, राहुल गांधी के बयानात हैं, और जयराम रमेश का बयान है केसी वेणुगोपाल के बयान है, प्रियंका गांधी के बयानात हैं। आप इन बयानात को देखेंगे तो आपको जो है हैरत होगी कि आज हमारा मुल्क किस लेवल पे पहुंच गया है, किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। एक जानिब अगर हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे एक जानिब एसआईआर का अमल जारी है, दूसरी जानिब दफ्तर ख़ारिजा से बयान आता है कि पासपोर्ट सिटीज़नशिप का जो है सबूत नहीं है। मतलब ये कि और कितना आप लोगों को दहशत ज़दा करेंगे, और कितना लोगों को परेशान करेंगे आप, और कैसे लोगों को किस किस पेच में उलझाएंगे, किस किस मामले में उलझाएंगे। आपको तो जो है पता नहीं क्या आलमी जो है मामलात हैं कि आपको जो है यहाँ लोगों को इस तरीके से डरा के दहशतज़दा करके उलझा के रखना पड़ रहा है। तो यकीनन ये मसला भी उठाया था संजय राउत ने। संजय राउत ने कहा था कि आपके क्या मामलात हैं, आप किस नौइयत के मामलात हैं, ये समझ से बाहर हैं। देखिए, कांग्रेस तो साफ तौर पे कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप एक जानिब गलवान में जो है हमारे सिपाही जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, दूसरी जानिब आप चीन के साथ समझौते कर रहे हैं, ख़ास तौर पे तिजारती डीलिंग के हवाले से। चीन अपना माल जो है इंडिया में फैलाता जा रहा है, और आप लोग जो है दरे पर्दा चीन से जो है समझौता कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मतलब ये कि चीन से आप खौफज़दा हैं। अमेरिका आपको बार बार डराता है, आप अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। ट्रम्प जो है हर बार हर दूसरे तीसरे दिन धमकियां देता है, और आप जो है ट्रम्प के आगे घुटने टेके जाते हैं। अब देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो है 6 मुल्की दौरे पे हैं। वो इंडोनेशिया गए थे। कहा जाता है कि वहाँ तारीख़ में पहली बार इतनी बड़े पैमाने पे वहाँ पे बाहमी तिजारत के, दिफा के, और भी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और भी दीगर मामलात के हवाले से जो है एग्रीमेंट्स किए गए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने जो तकरीर की उसमें सिर्फ वो ये कहते रहे कि दहशतगर्दी आलमी मसला है, और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमें सख्त इक़दाम करने होंगे, और कोई समझौता नहीं करना होगा। तो बहरहाल इंडोनेशिया से वज़ीर-ए-आज़म निकले, ऑस्ट्रेलिया गए। मेलबोर्न में उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ बाहमी माहदे किए। फिर उसके बाद आज वो और एक मुल्क में है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो गैर मुल्की दौरों पे हैं, लेकिन इस मुल्क के आवाम के चैन और सुकून का क्या, इस मुल्क के आवाम को माशी तौर पे राहत कैसे पहुंचाई जाएगी, क्या हालात इस मुल्क के आ रहे हैं, आगे क्या हालात आएंगे, कोई नहीं जानता। राहुल गांधी तो साफ़ तौर पे कह रहे हैं कि हमारी इकानमी कोलैप्स की जानिब बढ़ रही है, हमारी इकानमी किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती है। अगर इस तरह के हालात आएंगे तो फिर संभाला कैसे लेंगे हम। बार बार कहा जा रहा है, अपोजिशन लीडरान तो पूरे इदाद शुमार बता रहे हैं कि हम हर दिन जो है इतने हज़ार करोड़ के ख़र्चे में उलझते जा रहे हैं, हर दिन हम जो है इस तरह के मसाइल में उलझते जा रहे हैं, हर दिन हमें जो है कर्ज़े का ख़तरा है,
माशी ज़वाल का ख़तरा है, माशी तबाही का ख़तरा है, जीडीपी के तबाह होने का ख़तरा है। हर दिन हम एक जो है एक नई उलझन, नए ख़तरे से दो चार होते जा रहे हैं। उसके बावजूद बीजेपी को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी को तो सिर्फ ऐसा मालूम होता है कि मसाइल पैदा करने हैं और आवाम को इन मसाइल में उलझाए रखना है। तो यही मामले को जो है आज हमारी कौमी सियासत में खरगे भी उठाते रहे, जो कांग्रेस के सरबराह हैं और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर हैं, के.सी. वेणुगोपाल भी उठाते रहे, कुमारी शैलजा भी उठाते रहे, पवन खेड़ा भी उठाते रहे, संजय रावत भी उठाते रहे, कीर्ति आज़ाद भी उठाते रहे, और भी जो है मुख्तलिफ जो है कायदीन है, अपोजिशन कायदीन, जो वक्फे से हुकूमत की नाकामियों को उजागर करते हैं, लेकिन हुकूमत के कान पे कोई जोर नहीं रेंगती। इतने बड़े बड़े मामलात हो रहे हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हो गया, आगरा एक्सप्रेस वे के टूटने का मामला हो गया, इतने बड़े मामलात हो रहे हैं। उसके बावजूद जो है बीजेपी टस से मस नहीं होती। आज देखिए मुंबई की क्या हालत है। 4 दिन की बारिश में मुंबई जलथल होकर रह गया। मुंबई की ज़िंदगी, आम ज़िंदगी मफलूज हो गई। मुंबई के घरों में पानी दाखिल हो गया। वहाँ देखिए हिंदुस्तान की माशी राजधानी, इक़्तिसादी राजधानी कहलाता है मुंबई, लेकिन 4 दिन से मफलूज है। और लोग कह रहे हैं वहाँ के कि हर साल ये मसाइल आते हैं, हर साल पानी भरता है, सड़कों पे भी भर जाता है, घरों में भी भर जाता है, लेकिन पानी की निकासी का जैसा इंतज़ाम करना चाहिए वो हुकूमत आज तक कर नहीं पाई है, कर नहीं पा रही है। ये जो है मुकामी लोगों की शिकायत है। उसके बावजूद जो है टस से मस नहीं होती हुकूमत। तो बहरहाल जो है ये एक बहुत संगीन मामलात हैं। देखिए जो भी हुकूमत हो, हुकूमत का काम ये है कि आवाम की फ़लाह के लिए काम करे, आवाम की जो है राहत के लिए काम करे, आवाम को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करे। क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत जो है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल का जो नज़रिया दिया गया है जमहूरियत के साथ, इसका मकसद यही है कि हुकूमत की, ये हुकूमत जो होती है, सरकार जो होती है, वह आवाम की बनाई हुई सरकार होती है और इसका काम यही होता है कि वो आवाम के लिए काम करें। आवाम की चुनी हुई सरकार आवाम की भलाई के लिए काम करे और आवाम के लिए अपने आप को वफ़ करे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, ये अपना सवाल है। लेकिन अफसोस कि जब भी सवाल किया जाता है बीजेपी को, तो बीजेपी उलझाना लगती है कि 70 साल पहले क्या था, इंदिरा गांधी के दौर में क्या था, मनमोहन सिंह के दौर में क्या था। इस तरीके से बेतुकी जो है जवाब पेश करके मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, लोगों को उलझाने की कोशिश की जाती है, संगीन मामलात से जो है लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो है सूरत हाल जो है इस मुल्क की, इस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए यकीनन फिर नए सिरे से जो है आवाम को कोशिश करने की ज़रूरत है। अपोजिशन जमातों को भी मुत्तहिद होकर जो है ये काम करने की ज़रूरत है कि जो है आवाम में ये एतमाद पैदा हो, ये यकीन पैदा हो, ये भरोसा पैदा हो, और सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन शफाफियत के साथ हों। इसके लिए जो है सख्त काम करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल देखते हैं कि जो है अपोजिशन हमारी सिर्फ बयानबाजी या जो है लफाजी तक महदूद होती है या फिर कोई जामे इक़दाम करती है, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखिए आने वाले दिनों में यूपी में इलेक्शन होंगे और यूपी के इलेक्शन हमेशा कहा गया है कि यूपी, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ये हमेशा कहा गया है। तो इससे पहले यूपी में जो 70 सीटें थी बीजेपी की, वो घट के 38 हो गई हैं। एमपी की सीटों की हम अगर बात करें तो घट के 38 हो गई हैं। अब असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, मार्च के महीने में होंगे, 4-6 महीने रह गए हैं इलेक्शन के लिए। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या इक़दामात अपोजिशन ख़ास तौर पे जो है ये अखिलेश यादव की भी जिम्मेदारी है, मायावती की भी जिम्मेदारी है, जो वहाँ की मकामी बड़ी पार्टियाँ हैं, कि वो कैसे हिकमत अमल इख्तियार करती हैं और कैसे बीजेपी को हराने के लिए काम करती हैं। अगर बीजेपी वहाँ से हारी तो फिर दिल्ली तक का रास्ता साफ़ हो जाएगा, ये समझने की ज़रूरत है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या अपोजिशन जमातें हिकमत अमली इख्तियार करती हैं। तो बहरहाल ये थी मुल्क की सियासत की बात। अब हम एक खौफनाक खबर की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि कड़पा ज़िले में, आंध्र प्रदेश के कड़पा ज़िले में
4 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये एक बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि 4 लोगों की 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए कितना खौफनाक जो है सूरत हाल है। माहिरीन ने तो कह दिया है कि ऐसा मालूम होता है कि एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है इंडिया में। और ख़ास बात ये है और ख़ास बात ये है कि जिन लोगों की मौत हुई है कोरोना से, उन्होंने 2 जो है वैक्सीन के 2 वैक्सीन लिए हुए थे। 2 मरहलों का जो वैक्सीन का जो है मुहिम चलाई गई थी इंडिया में, 2 मरहलों की वैक्सीन मुहिम में उन्होंने हिस्सा लिया था। बल्कि एक शख्स ने डबल डोज भी लिया था, मतलब है कि 2 डोज लेने के बाद बूस्टर जो डोज के नाम पे जो वैक्सीन दिया गया था, उसने बूस्टर डोज भी लिया था। उसके बावजूद उनकी मौत हुई है और जो है ये तस्दीक कर दी है। आंध्र प्रदेश के जो है तिब्बी माहिरीन ने तस्दीक कर दी है, तिब्बी महकमे ने, कि इनकी जो है कोरोना से मौत हुई। तो बहरहाल जो है कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी है और हमारी पड़ोसी रियासत में कोरोना ने कड़पा में दस्तक दी है। हैदराबाद से अगर हम कड़पा की बात करें तो गालिबन कड़पा हैदराबाद से 400 किलोमीटर के फासले पे है और हर दिन आए दिन कड़पा से लोग हैदराबाद आते जाते हैं। तो बहरहाल ये एक अलग कहानी है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अलर्ट होने की ज़रूरत है हम सबको। तो इसी के साथ नाज़रीन अब हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, तो इसी के साथ आज हम अपने इस प्रोग्राम को यहीं लपेटते हैं। इंशाअल्लाह कल नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए पूरी टीम को। खुदा हाफिज़।